Good morning, students. We have completed all the chapters, means up till chapter number 10, International Business. So, we have completed all the chapters, whole the syllabus, which will be coming in your final exam. बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट है कि सिलेबस बिजनेस का जो सिलेबस है वो कितना है या फाइनल एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा। तो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ, चैप्टर नंबर फर्स्ट से चैप्टर नंबर फिफ्थ तक जो आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम में आ चुका है, तो उससे आपका 30% आएगा। और चैप्टर फर्स्ट टू चैप्टर फिफ्थ 30% आएगा, और चैप्टर सिक्स टू चैप्टर 10 इसमें से आपका 70% आएगा। तो आपको जो मेन चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं फॉर योर फाइनल एग्ज़ाम्स इज़ फ्रॉम चैप्टर 6 टू चैप्टर 10। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे ऐसे केस स्टडीज़ हैं, हमने आपको दिया होमवर्क में, हमने आपको क्लास में भी दिया ऑनलाइन, लेकिन किसी का भी नॉट इवन सिंगल स्टूडेंट फ्रॉम 11 C2 C1 से तो मुझे कुछ रिस्पांस भी मिलता है, C2 से मुझे कोई भी रिस्पांस किसी का भी नहीं मिलता, किसी के क्वेश्चंस के आंसर मुझे आज तक कभी नहीं है। तो ये आप लोग जानिएगा कि सर्टेन अगर आपको क्वेश्चंस या केस स्टडीज़ मिलती हैं तो उसमें क्या आप लिखेंगे। प्रॉब्लम आएगी तो फिर आप जानिएगा, ये मत कहिएगा कि मैम इसके क्वेश्चन का आंसर कैसे बताया जाएगा या इसमें क्या लिखा जाएगा। तो आज की क्लास में हम यही डिस्कस करेंगे थोड़ा, और आप लोग आपस में डिस्कशन करके, ग्रुप डिस्कशन करके C1 C2 ये हमको डिसाइड करके ये बता दें कि किस चैप्टर से आपको रिवीजन चाहिए, क्योंकि अभी आज से हमारे पास वी हैव ओनली 6 to 7 days, मीन्स 1 वीक से भी आपका कम है। तो आप हमें ये बता दें कि किस चैप्टर का आपको रिवीजन ज़्यादा चाहिए, या जिस चैप्टर में आपको कन्फ्यूजन या किसी सर्टेन टॉपिक पे आपको कोई प्रॉब्लम हो, डाउट हो, तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आज के क्लास और आज के लेक्चर में हमने ये डिसाइड किया कि कुछ केस स्टडीज़ हैं जिनकी मैंने होमवर्क में दिया लेकिन किसी का आंसर नहीं आया, तो उसमें आप प्रॉपर तरीके से क्या कुछ सेलेक्ट क्वेश्चंस हमने किए हैं, उसमें आप कैसे प्रॉपर आंसर लिखेंगे, कैसे उसका प्रॉपर आंसर होगा, वो हम डिस्कस करेंगे। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़, हाउ डज इंटरनेशनल ट्रेड हेल्प्स इन स्टेबलाइजिंग द प्राइसेस ऑफ अ प्रोडक्ट। C1 से कुछ स्टूडेंट्स ने इसका आंसर करेक्ट दिया भी था, और C2 से इसका कोई भी रिप्लाई नहीं आया था। द क्वेश्चन इज सेट कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन अ प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। किसी भी इसमें ये पूछ रहे हैं कि किसी भी एक सर्टेन प्रोडक्ट के प्राइस का इफ़ेक्ट इंटरनेशनल ट्रेड से कैसे पड़ता है, कि व्हाट विल बी द इफ़ेक्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑन अ प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। तो इसमें आपको सबसे पहले आपको बेसिस रखना है सप्लाई और प्राइस का, कि अगर सप्लाई किसी प्रोडक्ट की इंक्रीज़ होती है तो उसके प्राइस का या उसकी डिमांड का क्या इफ़ेक्ट होगा अपनी अपनी कंट्री में। फ़िलहाल तो अभी हम अपनी कंट्री की बात करेंगे। तो द बेसिस फॉर दिस आंसर विल बी द सप्लाई, द डिमांड एंड द प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट इन योर कंट्री। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है कि द प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट नीड नॉट टू बी। सबसे पहले तो आप इसमें ये लिखेंगे कि वाकई इंटरनेशनल ट्रेड का कोई भी इफ़ेक्ट प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट पे होता है या नहीं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में आप ये लिखेंगे कि येस, इंटरनेशनल ट्रेड हेल्प्स इन स्टेबलाइजिंग द प्राइसेस ऑफ अ प्रोडक्ट। देन उसके बाद उसके रीजंस लिखेंगे अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। Here it is written that the production and supply of a product need not to be equal to the demand of a product. The deficiency or excess of supply creates fluctuations in the prices of product. Products in short supply can be imported from other countries. Product in excess supply can be exported to other countries. In other words, we can say that कि कभी भी किसी प्रोडक्ट की सप्लाई या मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन उस प्रोडक्ट के प्राइसेस से फ्लक्चुएट करता है, चेंज होता है।
जब आपको याद होगा आपने ऐसा जो है फील किया होगा, यू ऑल नो, यू ऑल आर अवेयर अबाउट द मार्केट, अबाउट द प्रोडक्शन. If the prices, if the supply of a product is increase, और इकोनॉमिक्स में भी आई थिंक आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा, इफ द सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट इज इंक्रीज देन द प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट विल बी डिक्रीज. ये नॉर्मल सी बात है, आपने भी एनालाइज किया होगा मार्केट में कि जिस प्रोडक्ट की सप्लाई इंक्रीज होने लगती है, एक्सेस सप्लाई होने लगती है किसी मार्केट या किसी प्रोडक्ट की, तो उसका प्राइस क्या होता है, लो हो जाता है. जब कोई भी नया प्रोडक्ट जब मार्केट में न्यू न्यू आता है, उतनी सप्लाई नहीं होती है, तो उसका प्राइसेस बहुत हाई रहता है स्टार्टिंग में. लेकिन जब धीरे धीरे वो प्रोडक्ट हमारे लिए नॉर्मल होने लगता है, उसकी सप्लाई इंक्रीज होने लगती है, तो कंपनी वाले उसके प्राइसेस को डिक्रीज करते हैं. Why? Because the competitors, those manufacturers and those competitors, now they all are now going to produce that type of product or the substitute of that product. तो कोई भी न्यू प्रोडक्ट जब मार्केट में आता है तो उसके प्राइसेस हाई रहते हैं. क्यों? बिकॉज द सप्लाई ऑफ दैट प्रोडक्ट इज नॉट इंक्रीज, इट इज़ डिक्रीज. ठीक है, अभी नया नया लॉन्च हुआ है तो प्राइसेस हाई रहते हैं. बाद में जब वो प्रोडक्ट की सप्लाई इंक्रीज होने लगती है, या आप ये कहें कि उस प्रोडक्ट का कोई सब्स्टिट्यूट आ जाता है, या दूसरी कोई और कंपनी है जो उसी टाइप के प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने लगती है, तो उस प्रोडक्ट की उतनी वैल्यू नहीं रह जाती और प्राइस उस कंपनी को अपने डिक्रीज करना पड़ता है. तो यहाँ यहाँ आप क्या रीज़न देंगे कि द सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट, if the supply of a product is decrease, then the price of that product is increase and vice versa. ठीक है, दोनों सिचुएशन होगी. अब दूसरी बात ये आते हैं कि जब किसी भी प्रोडक्ट की सप्लाई जिस कंट्री में या जिस पर्टिकुलर एरिया में इंक्रीज होती है, जब किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की सप्लाई जब शॉर्ट रहती है, मतलब डिक्रीज रहती है, तब हम उसको क्या करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई कोई ऐसा प्रोडक्ट लाइक स्टोन्स की हम बात करें, ठीक है, स्टोन्स हैं या मिनरल्स वगैरह हैं, तो वो हमारे कंट्री में उसका प्रोडक्शन कम होता है, राइट. हमारे यहाँ सप्लाई उसकी कम है, कोई प्रोड्यूस नहीं करता है. इस टाइप के प्रोडक्ट जो हमारे कंट्री में प्रोड्यूस ज़्यादा नहीं होते हैं, या प्रोडक्शन नहीं होता है, या सप्लाई नहीं है, तो हम क्या करते हैं, उसको दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करते हैं. देखिए यहाँ लिखा हुआ है, प्रोडक्ट्स इन शॉर्ट सप्लाई कैन बी इम्पोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्रीज़. इसमें आप चाहें तो इसको क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल भी सिंपल सा दे सकते हैं कि व्हेन इंडिया द सप्लाई ऑफ स्टोन्स और मिनरल्स is decrease, then India or any other country will import that product from other countries. किसी भी कंट्री में कोई प्रोडक्ट अगर प्रोड्यूस नहीं हो रहा है या कम प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी सप्लाई कम है, तो हम उसको अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने के लिए, उनकी डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए हम दूसरी ऐसी कंट्री को ढूंढेंगे जहां उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की ज़्यादा सप्लाई होती है, प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, वो भी चीपर रेट पे हमें मिल सके. ठीक है, तो हम उस कंट्री से उस प्रोडक्ट को इम्पोर्ट करेंगे अगर सप्लाई कम है या प्रोडक्शन नहीं हो रहा है. दूसरी कंडीशन क्या है, अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसकी एक्सेस सप्लाई हो रही है, मतलब हमारे यहाँ प्रोडक्ट अगर हम बात करें शुगर वगैरह की, शुगर है, वीट है, राइस है, इसकी हमारे यहाँ एग्रीकल्चर तो इंडिया जाना ही जाता है, मेन प्रोफेशन या मेन जो वो कहें, वो हमारा इंडिया एग्रीकल्चर के लिए माना जाता है. वीट हो गया, राइस हो गया, शुगर हो गया, ये हमारे कंट्री में बहुत होता है, इसकी सप्लाई हमारे कंट्री में बहुत है. तो इस टाइप के प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे, दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट करेंगे. ये है मेन बेसिस. बस आपको दो चीज़ें याद रखना है कि जिस प्रोडक्ट की सप्लाई डिक्रीज़ होती है, उस प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो स्टार्टिंग में इंक्रीज़ रहेगा. जब उस प्रोडक्ट की सप्लाई धीरे धीरे करके इंक्रीज़ होने लगेगी, जैसे जैसे हमको मिलने लगेगा, कंपनी जो है उसके प्राइसेस को डाउन करने लगेगी. नॉर्मल सी बात है, आपने खुद ही देखा होगा कि जब कोई नया प्रोडक्ट आता है तो उसके प्राइसेस बहुत हाई रहते हैं, तो लोग थोड़ा सा करते हैं कि भाई अभी प्रोडक्ट के प्राइसेस ज़्यादा हैं, थोड़ा कुछ दिन बाद, जैसे फ़ोन को ले लीजिए आप, मोबाइल फ़ोन्स जब न्यू लॉन्च होता है तो उसके कैसे प्राइसेस हायर होते हैं, लेकिन जब धीरे
धीरे धीरे धीरे कोई दूसरा फ़ोन उसको रिप्लेस कर देता है, न्यू फीचर्स वाले फ़ोन उसको रिप्लेस कर देते हैं मार्केट में, वो बहुत आसानी से मिलने लगता है, तब उसके प्राइसेस लो हो जाते हैं। सिंपल सी बात है। दूसरी बात आपको ये याद रखना है कि जब किसी भी प्रोडक्ट की सप्लाई किसी कंट्री में या प्रोडक्शन नहीं हो रहा है या कम हो रहा है या सप्लाई कम हो रही है, तो हम उसे दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करते हैं। और जब हमारी ही कंट्री का कोई प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, सप्लाई बहुत ज़्यादा है, तो हम उसे एक्सपोर्ट करते हैं, लाइक द स्पाइसेस, लाइक द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, लाइक राइस, व्हीट, शुगर, है ना। तो ये सारे प्रोडक्ट्स को हम क्या करते हैं, दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर उस कंट्री में उस चीज़ की कमी है, वो हमसे चाहते हैं हमारा प्रोडक्ट, क्योंकि हम चीपर रेट में उनको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो इस आंसर का प्रॉपर बेसिस जो होगा वो सप्लाई और प्राइस होगा। और इंटरनेशनल ट्रेड में इसलिए इसको इंक्लूड किया जा रहा है क्योंकि सप्लाई कम होगी तो हम इंपोर्ट करेंगे, सप्लाई ज़्यादा होगी, एक्सेस होगी, तो हम एक्सपोर्ट करेंगे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंक्लूड हो रहा है, तो जाहिर है इंटरनेशनल ट्रेड भी इंक्लूड होगा। तो ये है इसका प्रॉपर आंसर। अगर एग्ज़ाम में आता है तो आप उसको इसी तरह लिखिएगा, लेकिन अपने ओन वर्ड्स में। ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक मैंने क्वेश्चन देखा था। Here is the next question that it is said, what is international business? How is it different from domestic business? तो इसमें आप सबसे पहले, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें आप सबसे पहले इंटरनेशनल बिजनेस की मीनिंग देंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन का है, ठीक है, लॉन्ग में आया हुआ है ये। तो इसमें जाहिर है लॉन्ग है, तो एटलीस्ट यू हैव टू राइट द आंसर विद इन 450 to 500, एटलीस्ट 500 वर्ड्स। ठीक है, तो इसमें आपको सबसे पहले इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में पूछ रहा है, तो आप उसकी मीनिंग देंगे, सिंपल सी मीनिंग, इंट्रोडक्शन देंगे, उसके फीचर्स देंगे कि क्या क्या होता है। किस हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था, जैसे इंटरनेशनल बिजनेस में एटलीस्ट 2 कंट्रीज़ इन्वॉल्व होती हैं, फॉरेन करेंसी में पेमेंट होता है, अलग अलग कंट्रीज़ के बायर्स और सेलर्स होते हैं, और एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, एंट्री पोर्ट, ये तीनों चीज़ें इंटरनेशनल बिजनेस में आती हैं। ऐसे इस तरह के बहुत से सिंपल सी फीचर्स हैं, वो आपको इंक्लूड करने होंगे। बहुत ज़्यादा नहीं, 5 to 6 फीचर्स आप लिखेंगे मीनिंग लिखने के बाद। उसके बाद जो सेकंड पार्ट है आपका क्वेश्चन का, हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम डोमेस्टिक बिजनेस, तो आपको यहाँ डिफरेंस लिखना है, डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल बिजनेस एंड डोमेस्टिक बिजनेस। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डोमेस्टिक बिजनेस और इंटरनेशनल बिजनेस में, कुछ इसी तरह से आपको लिखना भी होगा। रिवीजन के तौर पे अगर हम बताएं 2-3 पॉइंट्स, तो रिवीजन के तौर पे अगर हम बताएं आपको, आपने पढ़ा भी होगा ट्रेडिशनल बिजनेस इंटरनेशनल बिजनेस में क्या डिफरेंस है। बुक से तो आप पढ़ेंगे ही, लेकिन हम आपसे ये कहेंगे कि आप इसको खुद से समझ कर अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे तो बहुत सारे आपके पास पॉइंट्स लिख जाएंगे। सबसे पहले तो आपका मीनिंग हो जाएगा कि इंटरनेशनल बिजनेस या इंटरनेशनल ट्रेड, in this the supply of transfer of goods and services या buying and selling of goods and services outside the geographical boundaries of a country। और इधर डोमेस्टिक में आप क्या लिखेंगे कि ट्रेड या बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। बहुत सिंपल सी बात है, डोमेस्टिक में आपको होम करेंसी में पेमेंट करना होता है और इंटरनेशनल बिजनेस में फॉरेन करेंसी में। डोमेस्टिक बिजनेस में बायर्स और सेलर्स दोनों सेम कंट्री के होते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस में अलग अलग कंट्रीज़ के होते हैं। डोमेस्टिक बिजनेस में एटलीस्ट मतलब ओनली वन कंट्री इज़ इन्वॉल्व, एक कंट्री में ये ट्रेड या बिजनेस हो जाता है, और इंटरनेशनल बिजनेस में एटलीस्ट 2 कंट्रीज़ आर रिक्वायर्ड। इंटरनेशनल डोमेस्टिक बिजनेस की अगर हम बात करें तो इसमें फॉरेन रिजर्व्स का कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता। इफ़ वी आर डूइंग इंटरनल ट्रेड या डोमेस्टिक बिजनेस, तो देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन फॉरेन रिजर्व्स, बट इफ़ वी आर डूइंग इंटरनेशनल बिजनेस देयर विल बी डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन फॉरेन रिजर्व्स। इसके हम रीज़न भी बता चुके हैं बहुत बार। अगर इसके बावजूद किसी को इस पॉइंट से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछिएगा। हम बार बार कह रहे हैं, बिजनेस के प्रोजेक्ट जो भी हमने आपको दिया है वो 15 फेब को आपको लास्ट डेट है सबमिट करना। उससे पहले अगर कोई सबमिट करना चाहता है तो स्कूल में आप ला के प्रदीप सर को हैंडओवर कर सकते हैं। प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो कोई भी डाउट हो, कोई किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा। प्रोजेक्ट वर्क में हमें कोई भी गलती नहीं चाहिए, क्लीन और नीट वर्क चाहिए।
पिक्चर्स जितना ज़्यादा हो सके तो आप उसको पेस्ट करिएगा, प्रॉपर वर्क करिएगा, कंटेंट सही लिखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया। और चैप्टर से रिलेटेड किसी भी चैप्टर में या कहीं पर कोई भी पॉइंट में आपको डाउट होता है तो आप उसे पूछिएगा, और टाइम भी आपके पास बहुत कमी है, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। अच्छा, एक और क्वेश्चन था, थोड़ा सा डिस्कस करना था। एक्सप्लेन सेलिएंट फीचर्स ऑफ जीएसटी, हाउ इट इज़ यूजफुल फॉर एनी कंट्री। ये क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 9 दैट इज़ इंटरनल ट्रेड का क्वेश्चन है कि आपको जीएसटी के बारे में लिखना है, सेलिएंट उसके फीचर्स, और किसी भी कंट्री के लिए जीएसटी कैसे यूज़फुल हो सकता है या होता है। तो हम आपको बता दें कि सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको जीएसटी के बारे में सिंपल मीनिंग और उसके फीचर्स लिखने होंगे। तो जीएसटी मीन्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मेहरबानी करके इसका फुल फॉर्म चेंज मत करिएगा, पहले भी बता चुके हैं, अब फिर बता रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हाफ ईयरली में भी इसको गलत किया था। तो जीएसटी मीन्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एंड it was established in 1st July and 2017, and you have to write the main features of GST. अगर किसी को डाउट हो तो पूछिएगा, हम इस पर्टिकुलर टॉपिक पे हम आपको बताएंगे। जीएसटी हमारा 1 जुलाई 2017 में इस्टाब्लिश हुआ था। जीएसटी ने जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस से सबको रिमूव कर दिया, सबको एक साथ मर्ज कर दिया। तो जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे लाइक सर्विस टैक्स, ऑक्ट्रॉय, एक्साइज, तो इन सब के जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस गवर्नमेंट पहले लगाती थी एक प्रोडक्ट पे अलग 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 अलग, उन सब को मर्ज करके जीएसटी एक नया टैक्स दे दिया। इसके 3 तरह के जीएसटी में होते हैं, और ये सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे याद रखिएगा हमेशा। जीएसटी हमेशा सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे इम्प्लीमेंट होता है। कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक पेट्रोलियम हो गए, और भी हमने आपको प्रोडक्ट्स बताया था, इस पर जीएसटी नहीं इम्प्लीमेंट होता, गवर्नमेंट अलग से कोई डायरेक्ट टैक्सेस लगाती है, ठीक है। जीएसटी हमेशा इनडायरेक्ट टैक्सेस पे लगता है। जीएसटी हमारे 3 तरह के होते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड यूजीएसटी। तो इन सब के बारे में डिस्क्रिप्शन हम आपको बताएंगे, अगर आपको प्रॉब्लम हो तो हम इसको डिस्कस करेंगे, अदरवाइज हम तो ये डिस्कस कर रहे हैं कि आपको किस में क्या लिखना है। नेक्स्ट ये है कि हाउ इट इज़ यूजफुल फॉर एनी कंट्री। इसके लिए हम प्रॉपर आपको नोट्स दे देंगे, और अगर आप कहेंगे आपको प्रॉब्लम होगी तो हम उसका डिस्क्रिप्शन भी आपको दे देंगे कि हाउ द जीएसटी विल बी यूजफुल फॉर एनी कंट्री। इसके लिए हम आपको प्रॉपर नोट्स देंगे। इसमें यही है, सिंपल मीनिंग में आपको ये लिखना होगा कि कंट्री के लिए ये कैसे यूजफुल हो सकता है। फर्स्ट तो आपको यही हो गया कि जीएसटी इज मर्ज्ड विद ऑल द इनडायरेक्ट टैक्सेस। पहले के टाइम पे जब हमें अलग अलग एक प्रोडक्ट मान लीजिए हमें लेना रहता था, तो कई सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को हमें पे करना रहता था, लेकिन जीएसटी जब से इंक्लूड हुआ है, इंट्रोड्यूस हुआ है, गवर्नमेंट ने किया है, तो तब से हमें सिर्फ और सिर्फ एक टैक्स करना है जो कि जीएसटी है। दूसरी बात, कहीं ना कहीं जो ट्रांसपोर्ट टैक्स था वो भी इसी में इंक्लूड हो गया। जब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता था सामान हमारा विद इन द कंट्री, तो हमारा ट्रांसफ़र टैक्स लगता था, लेकिन अब वो भी जीएसटी में इंक्लूड हो गया। तो कहीं ना कहीं गुड्स की या प्रोडक्ट की हमारी जो कॉस्ट थी वो भी कम हो गई है। अब अलग अलग हमें ना पे करके एक ही उसमें पे करना है। तो इसी तरह से बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो एक कंट्री के लिए या एक एज अ कस्टमर जीएसटी यूज़फुल है, या कह लीजिए अदर वर्ड्स में ये मेरिट्स आपको लिखना होगा, बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी, ठीक है। तो आज के लिए फिर इतना ही, और जीएसटी से रिलेटेड और कोई प्रॉब्लम हो या कहीं किसी टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम है तो हम इसका प्रॉपर नोट्स भी दे देंगे, और इसका फिर डिस्क्रिप्शन भी हम आपको दे देंगे, ताकि एग्ज़ाम में अगर आता है तो आप अपने खुद के वर्ड्स में लिख सकें, ठीक है।